बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच, मैं हूँ मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। नाज़रीन, प्रोग्राम आज के अखबार में हम आज की सुर्खियों पर बात करेंगे। मुल्क में बदलती हुई सियासी सूरत हाल और जो हमारी माशी सूरत हाल है ख़ास तौर पर, उस पर भी बात करेंगे। कुछ मशवरे हमारे इसी प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमान सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नवाज़ रज़ा साहब ने दिए थे, अब उन पर अमल भी होता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर भी बात करेंगे। पंजाब असम्बलियाँ तहलील हो, मतलब पंजाब असम्बली और KP के असम्बली तहलील होगी या नहीं, और आज शाम 4 बजे इजलास होगा या नहीं। कानूनी मामलात हैं जो कि जिस तरह से एतजाज़ एहसन साहब ने कहा है कि मुमकिना तौर पर मामला अदालत में जाता हुआ दिखाई देता है, तो और भी सूरत हाल है जिस पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले खुशामदीद कहेंगे नवाज़ रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद है। नवाज़ रज़ा साहब, आज शाम 4 बजे इजलास होगा या नहीं? अरे देखिए, जैसा कि स्पीकर ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो कौमी वो पंजाब असम्बली का इजलास तहरीके एतमाद पर नहीं बुलाएंगे। उन्होंने 23 तारीख तक इजलास मुलतवी कर दिया है। इससे लगता यह है कि पंजाब के वजीर आला एतमाद का वोट नहीं लेंगे, और ये मेरा ख्याल है कि ये PTI और चौधरी परवेज इलाही की एक मुतफिका तौर पर कोई हिकमत अमली है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये पंजाब असम्बली को बचाने की आखिरी कोशिशें हैं, और किसी न किसी तरह कोई ना कोई हरबा इख्तियार किया जा रहा है जिसके नतीजे में पंजाब असम्बली को किसी तरह बचा लिया जाए। मुझे लगता यह है कि आज इजलास नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि जैसे राना सनाउल्लाह ने यह कहा है कि अगर वजीर आला पंजाब एतमाद का वोट नहीं लेते तो फिर इसके बाद हम वजीर आला का जो चैम्बर है उसको क्लोज कर देंगे, उसको ताला लगा देंगे। इसका मतलब यह है कि अब उसके बाद तमाम इख्तियारात मुमकिन है गवर्नर खुद हासिल कर लें, और गवर्नर राज की तरफ हम जा रहे हैं। लगता ये भी है कि मुझे कि ऐसे हालात पैदा भी हो सकते हैं जिसके नतीजे में गवर्नर राज भी नाफिज हो सकता है। ऐसा नतीजा भी निकल सकता है कि आज अगर इजलास नहीं मुनक्कद होता तो गवर्नर की तरफ से हाई कोर्ट में से भी रुजू किया जा सकता है कि स्पीकर नहीं करा रहा। जी, अच्छा जी, ये तो हो गई कुछ सूरत हाल का। हाई कोर्ट तक मामला जाता है अदालत में। इन हालात में मुमकिन तौर पर मामला अदालत में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से जो है वो बराबर कोशिश की जा रही है। इजलास पर इजलास नहीं बुलाया जा सकता। आपको लगता है कि जुमे को जो बाकायदा इजलास है वो ही होता हुआ दिखाई दे रहा है? नहीं, वो तो ये चाहते हैं ना कि ये तो अजीब मंतक है ना कि इजलास पर इजलास नहीं हो सकता। यानी अगर किसी वजीर आला को अगर गवर्नर ये कहे कि आप एतमाद का वोट ना लें तो वो एक रिक्वेजिशन पर बुलाएगा, इजलास मुसलसल जारी रखें, आइंदा 5 साल के लिए जारी रखें, ताकि वो तहरीके वो इसी तरह अपना वक्त गुजार ले। अगर उनके पास अक्सरियत है और अक्सरियत उनके पास बरकरार रखने के लिए कोई साबित भी करना जरूरी है, तो मेरा ख्याल ये कि इसका कोई जवाब नहीं है जो उन्होंने ये कहा है स्पीकर ने कि जी इजलास जारी है। इजलास जारी है तो फिर आप इसमें एतमाद का वोट ले लें, आप अपने आदमी पूरे कर लें। लेकिन वो जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया ना नवाज साहब। इस वक्त वजीर आला पंजाब के पास मतलूबा तादाद में लोग नहीं मौजूद, और वोट उनको एतमाद का वोट नहीं मिलेगा। तहरीके एतमाद में बताओ दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि उसमें फिर अपोजिशन के बंदे पूरे करने पड़ते हैं। फिलहाल तो हुकूमत के बंदे पूरे करने पड़ते हैं। इसके पास जिसके पास अरकान नहीं है तो इसका मतलब यह है कि वो इस तरफ जा रहे हैं कि हमारे पास पैसा आदमी नहीं है, इसलिए हम कोई ना कोई जवाब पैदा करके असेंबली का इजलास ना बुलाएं। ये बड़ा अफसोसनाक तर्ज अमल है। ये मुझे लगता है कि ऐसा लगता है जैसे ये खुद दोनों इस पोजीशन में ले जाएंगे कि कोई ना कोई बड़ा फैसला करना पड़ जाएगा हुकूमत को। जी, बड़ा फैसला हुकूमत को करना पड़ सकता है। लेकिन आम इंतखाबात, एक ही मुतालबा दिखाई दे रहा है PTI का, आम इंतखाबात। क्या कहते हैं, आम इंतखाबात वक्त से पहले अगर हो जाए तो ये माशी सूरत हाल और जो हमारी सियासी सूरत हाल है ये भी किसी डगर पर आ सकती है? नहीं, इससे ज्यादा बदतर सूरत हाल पैदा हो सकती है, माजराई बढ़ सकती है। जो भी फरीक इलेक्शन लड़ेगा ये माजराई के नतीजे में जो भी नतीजा निकलेगा उसको तस्लीम नहीं करेगा। अभी तक तो इमरान खान साहब मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ही तस्लीम नहीं करते। फर्ज करें यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको उठा तो कोई नहीं सकता। आइन के मुताबिक इनकी मुद्दत पूरी जब तक नहीं होगी कोई नहीं इनको उठा सकता। फिर इमरान खान साहब किस चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तहत इलेक्शन लड़ेंगे? फर्ज करें इमरान खान साहब हार जाते हैं, वो कहेंगे जनाब
हमारे तो इलेक्शन कमीशन ने हमारे नाम नताइज तब्दील कर दिए। बात यह है कि इमरान खान की जिद पर तो सारे काम नहीं हो सकते। इमरान खान साहब अपने तुर्कश से जितने तीर थे वो चला चुके, ये आखिरी तीर है उनके पास। ये असम्बली डिसॉल्व कर दें, थोड़ा सा दबाव हुकूमत और बढ़ा दें, लेकिन हुकूमत भी तुली हुई है कि ठीक है, अगर हमें मजबूरन इलेक्शन करवाने पड़ गए तो फिर वही कुछ होगा जो अपोजिशन में जाकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद उनके अरकान ने तो कहा है कि हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक होगा। अब जो हमें फंड्स मिल रहे हैं, हम अपने काम करवा रहे हैं, सारे बंद हो जाएंगे। ठीक। इसलिए, लेकिन इमरान खान की जिद के सामने कोई कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई किसी की जरूरत नहीं है। अभी कल उन्होंने मुल्तान के लोगों से मिले हैं तो उन्होंने कहा इनको कि अगर हमें अगर उस पोजीशन में लाकर रख दिया गया तो हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक होगा। तो इमरान खान साहब तो अभी तक सुनने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक। अच्छा नवाज रजा साहब, हम बात करते रहे प्रोग्राम में कुछ एनर्जी के हवाले से, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस है पाकिस्तान में और आज से नहीं है, कई सालों से है, और इसको कंट्रोल करने के लिए जो इक़दाम किए जाने चाहिए थे वो नहीं किए गए, जिसकी वजह से आज हम काफ़ी मुश्किल में और अब हमें सख्त फैसले लेना पड़ रहे हैं। ये जो मार्केट्स जल्द बंद करने का ऐलान है और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाने का प्लान है, इस पर क्या कहेंगे? आप पहले भी बात कर चुके हैं इस पर। ये मेरी तो राय ये है कि ये एनर्जी का बुरान हो या ना हो, हम दुनिया की ययाश कौम तो है नहीं कि रात देर सारी रात हमारे रेस्टोरेंट खुले रहें, हमारी दुकानें खुली रहें और सारा दिन सोए रहते हैं ताजर, और दोपहर को 12-1 बजे के बाद वो अपना कारोबार शुरू करते हैं। क्यों नहीं सुबह सवेरे शुरू करते? और शाम 5 बजे जब सूरज गुरूब हो रहा हो तो लोगों को कारोबार बंद कर देना चाहिए। मैंने लंदन में देखा है, अमेरिका में देखा है, मुख्तलिफ मुल्कों में मैंने देखा, मैं गया हूं, लोग शाम के जब सूरज गुरूब हो रहा होता है दुकानें बंद हो जाती हैं। एक रात तो मुझे ऐसा हुआ कि ये जो आज के गवर्नर थे चौधरी सरवर, हमें खाने पे ले गए, हमें खाने के लिए कोई ऑर्डर, कोई रेस्टोरेंट नहीं मिला रात को खुला हुआ। तो ये सूरत हाल जो है पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस तो है ही, हमारे यहाँ एनर्जी क्यों जाया की जाए इस बात पर कि जनाब हमें रात को शादी होती है तो उसका टाइम 10 बजे रखा गया है, लोग 2 बजे तक 3 बजे तक तो उसके यहाँ फोटो सेशन होते रहते हैं। अब ये शर्त ही सख्ती की गई है जिसके बाद लोग बंद कर देते हैं मार्केट अपनी। ये बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। ये जो ताजर रजिस्ट करते हैं, ये टैक्स चोर लोग हैं, ये पाकिस्तान को सारे मसाइल के जिम्मेदार हैं। अब ये हर हुकूमत की, ये इस हुकूमत की बात भी हो या पिछली कोई हो, किसी हुकूमत के कोई अच्छे काम हो उसकी ये मुखालफत करते हैं। मेरा ख्याल है सख्ती के साथ लागू करना चाहिए, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल ये है कि मजामत करने वाले को खिलाफ जब कार्रवाई होगी तो सारा ठीक हो जाएगा। क्यों, क्या वजह है कि शाम 5 बजे आप या 6 बजे दुकानें बंद न करें? फिर भी आपको टाइम उन्होंने दिया है कि रात 10 बजे तक आप रेस्टोरेंट बंद कर दें। लेकिन बात यह है कि हमारे यहाँ रवाज बन गया है, हमारे यहाँ एक लोग एक यशी हो गई है कि चले नहीं चलते रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, रात सारी रेस्टोरेंट ऑन रहते हैं। ये बंद होना चाहिए। ये कार दिन के वक्त, दिन को उजाले में क्यों नहीं खा सकते लोग? चलें, ये लोगों को अपनी आदत तब्दील करनी पड़ेगी। अच्छी पॉलिसीज़ पर अमल दरामद भी होना चाहिए। सिर्फ पॉलिसीज़ ही से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ताजरों ने तो इनकार कर दिया है। ताजिर कह रहे हैं कि हमारे नुकसान पहले ही ज़्यादा हैं, कारोबार पहले ही नहीं है, महंगाई पहले ही ज़्यादा है, हमें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा अगर ताजर ना माने। मिर्जा साहब, कितने रेस्टोरेंट बंद हुए मुल्क में? कोई रेस्टोरेंट बंद नहीं हुआ। कितने रेस्टोरेंट, कितने कारोबार बंद हुए? आप 1 साल में नई कोठी बना लेनी या 1 साल के अंदर करोड़ों रुपए इकट्ठे करने का जो फैशन है, रिवाज है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स आप देखें, उनके अब आप कोई गरीब आदमी तो खाना का तस्वर ही नहीं कर सके। एक आदमी, गरीब आदमी की तनख्वाह के बराबर वहां एक वक्त के खाने के वहां पैसे वसूल कर लेते हैं। तो वो क्या, उनको प्रॉब्लम है? उनका प्रॉब्लम ये है कि अगर एक फैमिली खाना खाने जाए तो एक गरीब आदमी की महीने की तनख्वाह के बराबर वो बिल वसूल कर लेते हैं। ये कोई उनको पूछ नहीं सकता कि आप एक आदमी का जो खाना है 3-3 हजार 4-4 हजार रुपया उसका पर हेड चार्ज कर रहा होता है लोगों को। ये कहाँ इनको कोई इनके लिए कौन सी गुर्बत आ जाएगी कि अगर ये टाइमिंग की पाबंदी करेंगे? मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान को अपनी फ्यूल की पॉलिसी इतनी सख्ती के साथ लागू करनी चाहिए क्योंकि चलो इसमें से भी 15-20% हमें कोई बचत हो जाएगी मुल्क को इसमें तवानाई के सिलसिले में।
लेकिन हमारे यहाँ तो बिजली की पैदावार जो है वो इसलिए अभी पूरी नहीं हो पा रही कि हम बाहर से फ्यूल नहीं मंगवा रहे। हम अपना फ्यूल इसलिए बचा रहे हैं कि हमारे पास दरामदात के लिए पैसे नहीं है। हमें इसमें हुकूमत के साथ लोगों को तामर करना चाहिए। इनको कारोबारों की पड़ी होती है कि हमारा कारोबार तबाह हो गया। क्या आप भूखे मर गए? कोविड के दौरान भी ये कारोबार की बातें करते थे, रेजिस्ट करते थे। इन्होंने उस वक्त भी हुकूमत के साथ, इमरान खान की हुकूमत के साथ तामन नहीं किया। बड़ी मुश्किल से इनकी दुकानें बंद करवाते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उस तरह तामन नहीं किया जिस तरह होना चाहिए। अब भी मैं ये समझता हूं कि तवानाई के बुरहान में हुकूमत के साथ जो आदमी तामन नहीं करता उसको एक बार जेल भिजवाएं। जेल भिजवाएंगे। आप देखें, एक आदमी को मिसाल के तौर पर, एक ताजर को जो नहीं मानता उसको उठाकर आप जेल फेंके, आप देखेंगे सारे बाजार के, सारे मुल्क के ताजर जो है वो अपनी दुकानें जो है अपने टाइम बंद कर खोलेंगे, बंद करेंगे। ये कभी हड़ताल नहीं करेंगे। ये एक दिन भी हड़ताल अफोर्ड नहीं कर सकते। इन्हें पता है कि इनको नुकसान होगा। इसलिए ये सारे के सारे लोग देखें, इनकी दुकानों पे लाइट्स देखें कितनी लगी होती है। चोरी की बिजली ये इस्तेमाल करते हैं ये लोग। आप ये बिल नहीं देते। ये इनके क्या क्या इनकी हालात है, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। पूछे इनसे आप बजा कि फरमा रहे एक हैं। कपड़े का एक जोड़ा फरोख्त करने के लिए वो हजारों रुपए की बिजली जला रहे होते हैं। जी बिल्कुल, लाइन लॉसेस हैं, बहुत ज़्यादा हैं, और एनर्जी क्राइसिस अभी तो बिजली के हवाले से इतना लाइन लाइसेंस क्या जी, चोरी करते हैं लोग, वापडा के साथ मिलकर लोग चोरी करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल चोरी है। और इस मौसम में तो इतना इसका इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होगा तो आप तो जानते हैं कि हम 10,000 मेगावाट तक शॉर्टेज का सामना करते हैं, जिसकी वजह से मुल्क जो है वो तकरीबन जैम सा हो जाता है। अच्छा, आजकल गैस की शॉर्टेज है, हमने पहले भी एक प्रोग्राम में जिक्र किया था, आज फिर कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग ग्राउंड पर हैं, जो लोग काम कर रहे हैं सुई सदर्न गैस की तरफ से या सुई नॉर्दर्न गैस की तरफ से, ये उनके लिए है, क्योंकि हम देखते हैं कि 62 MMBTU के जो पाइप्स हैं वो बिछाए जाते हैं, उसमें 32 MMBTU गैस दी जाती है, यानी कि जो मतलब डिसाइड किया जाता है उसमें से भी 32 का भी आधा, 15 या 16 MMBTU जो हमारी लाइंस हैं उनमें गैस आ रही होती है। तो गैस के हवाले से नवाज रजा साहब, आप बेहतर जानते होंगे कि किस तरह से मुल्क में चोरी हो रही है, और इस मौसम में जिस तरह से हमें शदीद किल्लत का सामना करना पड़ता है, ना सिर्फ घरेलू सार्फिन परेशानी का सामना करते हैं, बल्कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो भी इस वक्त काफ़ी रुकी हुई है। देख, गैस की किल्लत से तो कोई आदमी इससे अदम इत्तेफाक कर ही नहीं सकता। पाकिस्तान में गैस के ज़खायर खत्म होने वाले हैं। आइंदा 8-10 साल में जो थोड़े बहुत रह गए वो भी नहीं रहेंगे। नाम मजीद हमने कोई दरियाफ्त नहीं कर सके। बलूचिस्तान की एनवायरनमेंट इतनी सूरत हाल खराब है कि वहां पर एक एजेंसी है, वहां एक पाकिस्तान की खिलाफ गैर मुल्की एजेंसियां काम कर रही हैं, वहां पर कोई मजीद तलाश नहीं हो सकती। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा पर जहाँ तलाश की जाती है, वहां आसपास के इलाके जो हैं वो अपनी मर्जी से गैस लेने के लिए लगे रहते हैं, पाइप लाने तोड़ देते हैं, वहां से सब कुछ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब आने वाले दिन है, आहिस्ता आहिस्ता हमें लोगों को इस बात का आदी होना पड़ेगा कि अगर हम दुनिया से दरामद करते हैं LNG और उसको कन्वर्ट करते हैं लोगों को इसको इस्तेमाल के लिए, तो महंगी की तरफ जाएंगे। लेकिन अब भी लकड़ी का इस्तेमाल जो लोग करते हैं वो महंगी तरीन पड़ती है। लेकिन हमें लकड़ी को तो बचाना चाहिए, हमारे अपने जंगलात को तो बचाना चाहिए। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल है कि जिन इलाकों में जंगलात हैं वह अब भी लोग जंगल काटते हैं और जंगल को आग लगाते हैं। मेरे अपने इस्लामाबाद में आप देखेंगे मारगला के पहाड़ों में अक्सर आग लगी होती है। वो ये आग लगाई जाती है, लगती नहीं है। इसी तरह ये पाकिस्तान के अंदर जो गैस की किल्लत है, मैंने एक सुई नादरन गैस के ऑफिसर से बात की तो उसने कहा जी हमारी जो आपको गैस देते हैं, जिस रेट पर भी आपको देते हैं, ये सारी आपको एक लिहाज से मुफ्त देते हैं, क्योंकि इसकी एस्टेब्लिशमेंट के अदारे के एस्टेब्लिशमेंट के अखराजात और ये पाइप लाइनों के अखराजात मिलाकर करें तो हमें कुछ नहीं बचता। जब तक कि हमें हुकूमत की तरफ से सब्सिडी दी जाती है तब जाकर हम पूरा करते हैं। अभी देखें, इस वक्त भी जब गैस हम समझते हैं महंगी मिल रही है, इस वक्त भी हुकूमत सब्सिडी दे रही है। इस सब्सिडी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह बाज यूरोपीय मुल्कों में सिलेंडर यूज होते हैं, अगर उस तरह सिलेंडर लोग यूज करना शुरू कर दें, आदी हो जाएं, तो आप देखेंगे गैस की किल्लत बड़ी हद तक
काबू पाया जा सकेगा। जी सिलेंडर्स तो यहाँ पर भी इस्तेमाल होते हैं और सिलेंडर्स की वजह से बड़े धमाके होते हैं, क्योंकि वो क्वालिटी वाले नहीं होते, वो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड सिलेंडर्स होते हैं वो नहीं होते। हमारे यहाँ प्रॉब्लम असल में अमलदारी की है। कानून मौजूद है कि एक मखसूस किस्म का सिलेंडर ही आप बेच सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं मुख्तलिफ जगहों पर सिलेंडर्स पड़े होते हैं, लोग बेच रहे होते हैं, लोग खरीद रहे होते हैं, फिर धमाके होते हैं। जी, पेशावर में तो जनाब वो प्लास्टिक के लिफाफों में गैस बेच रहे थे। कमाल किस किस्म के लोग हैं वहां पर कि जनाब उनके बरामद किए गए वहां पर कि उन्होंने जनाब नोजल लगा दिया और उसमें प्लास्टिक के बैग बनाया और उसमें उन्होंने गैस भर कर रखी हुई है, फ्रीज करके रखी हुई है। कि कोई हाल है इस मुल्क में? कोई लोग मतलब अजीबो गरीब किस्म के लोग बैठे। ये केपीके में ऐसा हुआ है? कभी दुनिया में किसी ने देखा कि इस तरह गैस फरोख्त होती है? ये सब चीजें जो है इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग इस तरह के सिलेंडर फरोख्त करते हैं और जो लोग इस तरह के कारोबार में मुलव्वस हैं, जो पीछे पड़े गए। गैर कानूनी काम नवाज रजा साहब कोई भी हो उस पर काम करना चाहिए। इन हालात में, इन मौसमों में ख़ासतौर पर गैस के हवाले से जो सिलेंडर्स हैं या फिर जो इस किस्म के मामलात हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, इन पर नज़र रखनी चाहिए। बहरहाल जनाब नवाज रजा साहब, बाकी जो सियासी मामलात हैं उन पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुश आमदीद। नवाज रजा साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कुछ एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, हमने कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात की, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान में रहा है जिसकी वजह से हमने ना सिर्फ अपनी कीमती जानों का ज़िया किया, नुकसान हुआ, हमें माशी तौर पे भी बहुत नुकसान हुआ। दुनिया में हमारा इमेज, एक ट्रैवलिंग कंट्री नहीं रहे हम, यहाँ पर लोग ट्रैवल नहीं करना पसंद करते थे, डरते थे। बन्नू ऑपरेशन के हवाले से क्या कहेंगे, और जो दहशत गर्दी के हवाले से खदशात सर उठा रहे हैं, जिस तरह से हमने बॉर्डर पे भी सूरत हाल देखी, इस पर भी थोड़ी सी बात कीजिएगा। देखिए, ये केपीके का सूबा है, इसकी पॉकेट्स मुख्तलिफ हैं, जहां पर मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं, बन्नू है, क्वाट है, पेशावर है, ऐसे इलाके ऐसे हैं। ये तो वो जो सेटल्ड एरिया भी है, एक तो सेटल्ड एरिया जो आप फाटा का एरिया खत्म हो गया है। ये दो किस्म के इलाके हैं। इन दो किस्म के इलाकों में लोग छुपे हुए मौजूद हैं। अगरचे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कला कमा कर दिया काफी अरसा से और पूरी तरह उनका कंट्रोल है, लेकिन जब ये जो दहशत गर्द है, ये छुपा हुआ दुश्मन होता है, इसको ट्रेस करना जरा खासा मुश्किल होता है। जिसने यहाँ पर चोगा पहना हुआ है और पगड़ पहना हुआ है कि पता नहीं होता ये शख्स कोई आलम दीन है, या ये पता लगता है कि ये सारे के सारे दहशत गर्दों से ताल्लुक रखते हैं। ये जो सीटीटी के जो वाक्य हुआ है वहां पर सेंटर पर, तो ये इसमें कुछ सीटीटी वालों की भी कोताही है, लेकिन बहरहाल इस तरह के वाकयात तो जब आप लोगों को पकड़ते हैं तो इस तरह की होती है। ये जो रास्ता मांगते थे कि हम वापस अफगानिस्तान जाने के लिए इजाजत दी जाए, इसका मतलब है कि लोगों के डांडे तो मिलते हैं कि वहां से लोगों के साथ राब्ते हैं। ये जो हमने डेविड लाइन पर जो हमने अपनी एक तकसीम को मुस्तकिल बना दिया है, इससे भी अफगानिस्तान के कुछ लोग बड़े प्रॉब्लम का शिकार हैं। वो पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रास्ता हो तो आगे वो पाकिस्तान में जो मर्जी कार्रवाई करके वापस चले जाए। अब ये लोग यहाँ मौजूद हैं उनके, और उनको हम बार बार कह रहे हैं काबिल की हुकूमत को कि आप अपनी रिट मनवाएं, आप अपनी रिट मनवाएं। और उसके लिए देखें, खाली काबिल की हुकूमत की जिम्मेदारी भी नहीं है, इसमें पूरी दुनिया की भी जिम्मेदारी है कि काबिल की हुकूमत को इस काबिल बनाएं कि वहां पर वो जो दहशत गर्द पनाह लिए हुए बैठे हुए हैं, या जिनके बारे में खुद काबिल की हुकूमत को इल्म है, वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से ग्रेज करती है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये अगर वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर आकर दहशत गर्दी करते हैं, उनके खात्मे के लिए हमें अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ तामन करना चाहिए। अगर अफगानिस्तान की हुकूमत तामन नहीं करती, फिर हमारे पास बहुत सारे दूसरे हथियार भी हैं। हमारे डॉलर्स में वो हुकूमत चल रही है और पाकिस्तान डॉलर्स की वजह से बेपनाह मसाइल का शिकार है। वो हमारे यहाँ से सारी चीज उनके लिए जाते, आटा, चीनी, सब चीजें हमारी जो है अपने मुल्क के लिए होती हैं, वो स्मगल होकर अफगानिस्तान पहुंची होती हैं। अफगानिस्तान की लाइन जो है वो पाकिस्तान के पास है, लेकिन वो डिस्टर्ब करते हैं पाकिस्तान को। वो अपना हक समझते हैं, वो ये समझते हैं कि यहाँ हम जब जाते हैं जो कार्रवाई करके यहाँ से भाग जाते हैं,
मेरा ख्याल है कि हमें सलाम पेश करना चाहिए उन शोधा को कि जिन्होंने कुर्बानियां दी, और उन 3 सरकारी मुलाजमीन को, जिसमें फौज के लोग भी शामिल हैं, और जो हमारे जो हमारे गोरिल्ला तरबियत रखने वाले जो फौज के जवान हैं, उन्होंने कार्रवाई करके वो सबको ठिकाने लगा दिया है। और ये अच्छा किया है ताकि मैसेज मिलेगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई कमजोरी नहीं पाई जाती कि उसके यहाँ कोई इस तरह की वारदात कर दें और उसके बाद आप ब्लैकमेल कर लें। इसका मतलब किसी आदमी को उठाकर ये ले जाएं और फिर उसके बाद डिमांड्स करें, हमें जाने की इजाजत दी जाए, हमें पैसे दिए जाए, हमें बुला दिए। देखिए, अब ये जो सवात में दोबारा सर उठाया, ये किसी हद तक तो दुरुस्त है ना कि लोग ये आए हैं, इनको कला कमा करने में, जहां सोसाइटी के खिलाफ है, लोग खिलाफ है, उसमें हुकूमत की जो कार्रवाइयां हैं, वहां सूबाई हुकूमत की भी कोई जिम्मेदारी है। वो हुकूमत बजाय इसके कि वो अमन अमान की तरफ तवज्जो दे, उसका वजीर आला आकर बैठ गया इमरान खान के पास, वो इधर इनकी तवज्जो ही नहीं है कि अपने सूबे में अमन अमान को किस तरह बरकरार रखना है। फिर वो यहाँ पर सारा रोल जो है ये सिक्योरिटी एजेंसी से हमारी अदा कर रही है। जी हाँ। अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि इस तरफ कोई इनकी तवज्जो नहीं है। लेकिन बहरहाल सिक्योरिटी फोर्सेस ने तो बहुत शानदार इकदाम किया और बड़ी जुर्रत का काम किया है। ये इस इश्यू को बता दिया है कि हम सॉल्व करने की सलाहियत हमें मौजूद है। जी हाँ, नवाज रजा साहब, ऑल ओवर अगर देखा जाए तो मुल्क पर हमला इसे तस्वुर किया जाएगा और हमने इसे नाकाम बनाया है। कोई शक नहीं कि हमारे इदारे चाको चौबंद हैं और हर वक्त चौकस भी हैं। लेकिन जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद हुआ, जो ऑपरेशन ज़रब अज़ब हुआ, आपको नहीं लगता कि दोबारा से हालात उस तरफ जा रहे हैं कि किसी नए ऑपरेशन का आगाज़ हो जाए? नहीं, ऐसी मुमकिन नहीं है, जरूरत नहीं है। देखिए, पहले से हमारी फोर्सेस मौजूद है। पाकिस्तान का झंडा उस पहाड़ पर भी लहरा रहा है जहां जिंदगी में कभी कोई पाकिस्तान का झंडा नजर नहीं आया था। पूरा कंट्रोल में है, लेकिन छुपा हुआ दुश्मन होता है, आम लोगों में होता है, उसका पता नहीं लगता। और जब उसी लिबास में आपको फाटा के उस साबिक फाटा के इलाके में लोग आपको नजर आ रहे हो, तो क्या मालूम होता है कि ये शख्स जो है ये उन्हीं दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। असल बात यह है कि इनका नेटवर्क अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों के साथ मौजूद है, उसका कला कमा करना जरूरी है। उसके लिए हमारे पास वही वसाइल है कि जो लोग पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के साथ तावन करते हैं, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए, उनके जरिए आप पकड़ सकते हो उन्हें। देखें, अब आप रात के अंधेरे में जब आप गुजर रहे हैं तो कहीं माइंड्स को फट करके चला गया है, वहां धमाका तो नहीं है। लेकिन ये जो आप देखें, हमने सड़कें बना ली, हमने हमारी उस जगह तक रसाई भी मौजूद है जहां तक कभी कोई रसाई नहीं थी। अब सिर्फ ये है कि चोरी छुपे जो लोग बैठे हुए हैं वो कभी कभी सर उठाते हैं। नवाज साहब, एक तो चोरी छुपे बैठे हुए हैं, बिल्कुल आप बजा फरमा रहे हैं, स्लीपर सेल्स हैं, मौजूद होते हैं हमारे दरमियान, हमें मालूम नहीं होता। लेकिन जिस तरह से बॉर्डर की सूरत हाल है, जो डेरन लाइन का मामला है अफगानिस्तान के साथ, ये बड़ा पेचीदा मामला है। आप देखते हैं कि जब भी हमले होते हैं वो अफगानिस्तान के साथ ही रिलेट हो रहे होते हैं। इन पिछले अदवार में हमने देखा वो इंडिया की तरफ से भी अगर रॉ इन्वेस्टेड हों या फिर वो इनिशिएटेड फ्रॉम तालिबान हो, तो भी पाकिस्तान की तरफ ही, अफगानिस्तान से ही लोग वहाँ से यहाँ पर आ रहे होते हैं। तो ड्यूरन लाइन को मजबूत बनाने के लिए हमने अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं सर, उसके बावजूद ये मसला हल नहीं होता। कोई दूसरा हल है या फिर इसी को मजबूत करना पड़ेगा? वो तो देखें, वो तो रास्ते बंद हो चुके हैं अब ना, वहां कोई रास्ता नहीं होता। अब लोग किसी न किसी रूप में यहाँ दाखिल होते हैं। देखें, अफगानिस्तान से हजारों लोग इस तरह आते हैं जैसे एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल हो रहे हो। तोरखम की सरहद पर देखें, चमन पर देखें, लोग आते जाते हैं। इनकी तलाशी भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद लोग आने में कामयाब हो जाते हैं। मरीज बहुत बड़ी तादाद में अफगानिस्तान से पाकिस्तान में इलाज करवाने आते हैं। पाकिस्तान ने कुछ सख्ती नहीं की, लेकिन आप देखें चमन में एक दिन बंद हो तो उनके सांस उखड़ जाते हैं अफगानिस्तान वालों के। वो भूख से मरने वाले, उनको डर होता है। हमारे यहाँ से रोजाना उनकी लिए मनो टनो गंदम जाती है, चावल जाते हैं, दूसरी चीजें जाती हैं। एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर कोई पैदावार नहीं है इस तरह की, हम उसकी मदद करते हैं, लेकिन उसके अंदर भी आप देखें ना, 20-20 साल अमेरिका रहा, वो दहशतगर्द वहां पलते रहे। इससे पहले भी दहशतगर्दी की वारदात होती नहीं। अफगानिस्तान एक डिस्टर्ब इलाका है, वहां से लोग, वहां की हुकूमत में इतनी जान ही नहीं है
जान तो उनमें नहीं थी जिनके वहां 56 मुल्कों के फौज रखी हुई थी, वो भी छुपे छुपे लुके फिरते थे, उनके पास लोग नहीं थे। काबुल को 3 लेयर्स में उन्होंने अपनी काबुल को महफूज रखा हुआ था। खुद अंदर की लेयर में बैठते थे, बाहर की लेयर में गैर मुल्की फौजें या वो गोरखों को बिठाया हुआ था, फिर ये अफगानों को आगे सामने कर देते थे। अब जब तक अफगानिस्तान में वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस उनकी अपनी है या जो उनके फौज में और पुलिस में मुलाजमीन है, उनकी स्क्रूटनी नहीं की जाती, ये लोग अगर सही तरह का काम करें तो देखे ना किसकी जरूरत है कि पाकिस्तान के नाज़िमुल अमूर पर वहां गोली चला दे। इसलिए कि वहां की हुकूमत कमजोर है। उसको मालूम होना चाहिए कि सिक्योरिटी की किस तरह जाती है। ये तो नहीं कि आपको एक आप हुकूमत मिल गई है और उसमें हमारे लोगों को भी बड़ा तामन शामिल था, आप 1 साल के बाद तो आपको चाहिए कि आप अपने मुल्क को चलाएं, सही तरीके से चलाएं। नहीं चला सकते तो आप हमारे लोगों से आप मदद लें, लेकिन ये नहीं हो सकता, ज्यादा अरसा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि वहां से लोग अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें और चले जाएं, दंदराते फिरते रहें। आप पासपोर्ट देखें, आप अफगानों के लिए हमारे साथ तो बड़ी ठीक है, एक पर्ची पे वो आते थे पाकिस्तान में दाखिल हो जाते थे, वो कुछ ऐसे ही दाखिल हो जाते थे। मैंने तुर्कों में ऐसे लोगों को पाकिस्तान के अंदर आते देखा है जैसे लाइन लगाकर लोग आ रहे हैं। ये सिलसिला अब बंद हो गया है, बंद होना चाहिए कि लोग पासपोर्ट के जरिए आते हैं, पता होता है कि ये आदमी अब पाकिस्तान के अंदर दाखिल हुआ है, उसकी पूरा डाटा हमारे पास अब इकट्ठा होता है। पहले तो पता ही कोई नहीं होता था कोई एक आदमी आया मुड़ के वापस गया कि नहीं गया है। ये पाकिस्तान के अंदर जो 30-40 लाख हमने अफगानों को पाल रहे हैं, उनको भी तो सोचना चाहिए, इनमें भी कई दहशतगर्द छुपे हुए होते हैं, इनमें भी कई लोग ऐसे हैं जो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। हमें या तो ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि यहां से लोग ये वापस जाएं अपने मुल्क में, इनका कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक नहीं है। राइट नवाज रजा साहब, बिल्कुल हमें इस पर बड़ी सीरियसली सोचना होगा क्योंकि पाकिस्तान वैसे ही माशी तौर पर भी इस वक्त चैलेंजेस का सामना कर रहा है, और अगर मदद के बदले आपको दहशतगर्दी मिलती है तो इस पर आपको गौर खौस करना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। 40 लाख जो अफगान महाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं उनकी स्क्रूटनी होनी चाहिए और आने जाने का भी खास ख्याल रखा जाना चाहिए। इस पर मजीद भी बात करेंगे नवाज साहब। प्रोग्राम में वक्त हुआ ज़रा ब्रेक का, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कामयाब ऑपरेशन की CTD मरकज़ को वागुज़ार करवाया गया, 25 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, 3 सपूत शहीद हुए और पाकिस्तान ने एक बार फिर एक और हमला नाकाम बना दिया। लेकिन हमें जो स्क्रूटनी है उसे बेहतर करना है। नवाज साहब, स्क्रूटनी का अमल तो होता रहेगा, साथ साथ ये जो 6th जनरेशन वॉरफेयर है हम इसमें कूद पड़े हैं। पहले हम कहते थे 5th जनरेशन वॉरफेयर है, लेकिन अब हम 6th जनरेशन वॉरफेयर में कूद पड़े हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, स्ट्रेटेजी बनाना तो हमारे सिक्योरिटी के इदारों की जिम्मेदारी है। हम 1947 से लेकर अब तक एक ऐसे मुल्क से निबर्द आजमाए हैं कि जो पाकिस्तान की क़याम का मुखालिफ है। हमें दुनिया में इस वक्त भारत ने कोई ऐसा मौका नहीं जाने दिया कि हम हमें जिच ना करे। उसने हमारे साथ 2 जंगें हुई, कश्मीर जादे कश्मीर हुआ, और वो कश्मीर पर उसने बिलाखिर 2-2.5 साल पहले कश्मीर पे उसने वो जो मायदे किए हुए थे कश्मीरियों के साथ, सबको तोड़कर अपना आइन में एक नया कानून नाफिज कर दिया जिससे उनकी इनफरादियत खत्म हो गई। फिर अब ये हो रहा है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ एक महाज खोल रखे, सोशल मीडिया का महाज है, दूसरा महाज है जहां पर कि दुनिया में ये बावर कराने की वो कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहा है। हालांकि पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन किस्म की दहशतगर्दी का शिकार है। हमें कराची के वाकयात हमारे सामने वहां हो चुके हैं, चीनियों को वहां मारा गया है। आपके सामने बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अवारान और दूसरे शहरों में वहां पर कई जगह पर राह के एजेंटों ने मुसल्लह अफवाज पर हमले किए हैं। यही पोजीशन हमारी साबिक फाटा में अब भी मौजूद है। लेकिन वो जो शिद्दत थी किसी वक्त, वो दो बड़े ऑपरेशनों में तो वो खत्म हो गई है। लेकिन जिस तरह पुरसुकून बनाया गया है सवात को, अब हमें अपनी सिक्योरिटी की जो पॉलिसी है उसको तब्दील करना पड़ेगा। और मेरा ख्याल ये है
प्रोपेगेंडे के महाज पर भी हमें सोचना पड़ेगा जी हाँ। कि कहां कहां हमारी कमजोरियां हैं। हमें बजाय इसके कि पाकिस्तान में एक दूसरे के खिलाफ हम लोग दुश्मन तराजी कर रहे हैं, हमें इस मौजू पर भी सोचना चाहिए, इस पर तवज्जो देनी चाहिए कि पाकिस्तान के लोगों को हमारे खिलाफ जो इंडिया ने मुख्तलिफ महाज खोल रखे हैं, इनको नाकाम बनाना है, मिलजुल कर बनाना है। जी हाँ। ये सिविल और फौजी अदारों को मिलजुल कर बनाना है। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम कामयाब होंगे। हम हमें इसमें ये पाकिस्तान कायम बनाने के लिए बना है और इसके खिलाफ जितने लोग साजिशें करते हैं, इंशाल्लाह ये सब साजिशें नाकाम हो। इंशाल्लाह ताला जी। पहले भी हम इसमें माशाल्लाह से कामयाब हुए अल्हम्दुलिल्लाह। जो हालात थे पिछले डेकेड में हमने देखे, 2 डेकेड्स के अंदर, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे हालात बहुत बेहतर हैं। बहरहाल नवाज रजा साहब, जाते जाते थोड़ा सा बात कर लेते हैं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को $1.7 अरब फराहमी की मंजूरी दे दी है, अभी सिर्फ मंजूरी दी है। माशी तौर पर क्या हालात हैं? पिछले दिनों हम डिफ़ॉल्ट सुन रहे थे, अब हालात बदल गए हैं, संभल गए हैं? इस लफ्ज को तो अब खत्म हो जाए, इस लफ्ज के इस्तेमाल पर पाबंदी लग जानी चाहिए। ठीक। ये पाकिस्तान का जो हमारे लोग इस्तेमाल करते हैं बार बार, ये पाकिस्तान की इकानमी को कमजोर करने के लिए करते हैं। ख्वाहिश तो है कुछ लोगों की, आप पाकिस्तान की अपोजिशन, जो हुकूमत की अपोजिशन, उसकी ख्वाहिश तो नजर आती है डिफॉल्ट हो जाए तो फिर हम ये कह सकें ये मुल्क नहीं चला सके। हालांकि उनकी वजह से डिफॉल्ट हो रहा था, इन्होंने बचा लिया। इन्होंने अपना पॉलिटिकल जो सरमाया था उसको दांव पे लगाया। अगर ये चीजें ये IMF के मायदे के मुताबिक न चलते तो शायद एक पैसा भी IMF देने के लिए तैयार ना होता। ठीक, IMF हमारी मजबूरी है। नवाज रजा साहब, वक्त की कमी है, माजरत, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। नवाज रजा साहब सीनियर सहाफ़ी और तजज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और हकीकत है वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि IMF हमारी मजबूरी है। हम जब तक हमने कुछ प्लान्स बनाए हुए हैं, अगर हम उन प्लान्स को आगे लेकर चलना चाहते हैं तो हमें उनकी शराइत को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक ये जो दहशतगर्दी का मामला है, हमें सोशल मीडिया पर भी 6th जनरेशन वॉरफेयर का सामना है, तो हमें अमन का प्रचार करना चाहिए, क्योंकि इस्लाम अमन का दीन है। आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।